नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने चल रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के। बहुत बार आप देखते हैं कि कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में राजयोग बनता है। विशेष रूप से इस राजयोग का नाम क्या होता है? विपरीत राजयोग। छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी कहीं इन्हीं भावों में बैठा हो। 6 का स्वामी 6 में, 8 में या 12 में जाए, 8 का स्वामी छठे में, 8वें में, 12वें में हो, 12वें का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में हो और इन पर किसी दूसरे भाव के स्वामियों का प्रभाव ना हो तो विपरीत राजयोग हो जाता है। तो अगर आपको जन्म कुंडली में 6, 8, 12 से संबंधित कोई शुभ योग लग रहा है तो एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। विपरीत राजयोग कोई भी बने, एक ही भाव में कई सारे ग्रहों का इकट्ठा हो जाना भी विपरीत राजयोग देता है। अगर विपरीत राजयोग बन रहा है कुंडली में तो एक चीज़ ध्यान देना है कि इस राजयोग का फल आपको पूर्ण रूप से जीवन में परिलक्षित हो, दिखाई दे, अनुभव में आए। इसके लिए आपके जो त्रिकोण स्थान है, लग्न, पंचम, नवम में से अगर त्रिकोण स्थान कम से कम एक बलवान होगा तो आपको इस राजयोग का असर दिखेगा। अगर लगन, पंचम, नवम तीनों बलवान है, तीनों त्रिकोण बलवान है तो पूछना ही क्या है, सबसे अच्छी स्थिति है। अन्यथा कम से कम 2 त्रिकोण बलवान हो, अन्यथा कम से कम 1 त्रिकोण बलवान होगा, तभी विपरीत राजयोग का फल आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आपको महसूस हो पाएगा कि हाँ, जीवन सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा सूत्र मैं बताता हूँ आपको, पुनर्फु योग किसे बोलते हैं यह आपको कमेंट करके बताना है। शनि और चंद्रमा की युति जब होती है तो इसको हम विष दोष बोलते हैं। इसी का एक नाम और है। विष दोष में क्या है? शनि और चंद्रमा साथ साथ हो जाते हैं। शनि जो है दुख का कारक है, वैराग्य का कारक है, भौतिकतावादी ग्रह नहीं है, मेहनत और परिश्रम से सब कुछ देता है। शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा हमारी चेतना है, हमारा मन है, मस्तिष्क है और विचार है। तो शनि चंद्रमा की युति होने पर व्यक्ति को मानसिक समस्याएं, जीवन में किसी चीज़ से संतुष्टि ना मिल पाना, और अगर स्त्री की कुंडली में यह दोष बन रहा है और कहीं इसका संबंध दाम्पत्य भाव से हो गया, दाम्पत्य के ग्रहों से हो गया, तो विशेष प्रभाव स्त्रियों के वैवाहिक सुख को खत्म करने में भी हो जाता है। शनि चंद्रमा की युति स्त्री की कुंडली में जीवन साथी से कभी भी मान सम्मान और संतुष्टि नहीं मिलने देता है। तो इस योग में क्या है कि अगर शनि वक्री होगा तो इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शनि चंद्रमा की युति जो विष दोष है, अगर इसमें शनि वक्री हो रहा है तो आप जानते हैं वक्री ग्रह को बल की प्राप्ति हो जाती है, जिसे चेष्टा बल बोलते हैं। तो शनि को चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा तो वह अतिरिक्त प्रयास करने लगता है, चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित हो जाता है। विष दोष में अगर शनि वक्री है तो बहुत तीव्र गति से यह अपना असर देगा और जब भी देगा तो बड़ा व्यापक देगा और इसका दुष्प्रभाव अधिक महसूस होने वाला हो जाता है। यह शनि चंद्रमा की युति डिप्रेशन, मानसिक असंतुष्टि का कारण, बुढ़ापे में या अधिक उम्र आने पर ब्लड सर्कुलेशन को गड़बड़ करता है। जीवन में जिन चीज़ों से आप संतुष्टि पाने की उम्मीद करेंगे, जहां भी आप एक्सपेक्टेशन कर देंगे ज़्यादा, वहीं पर आप दुख की प्राप्ति करेंगे। अगर शनि चंद्रमा का योग है कुंडली में तो सबसे बढ़िया चीज़ यह है, इस दुर्योग से जो है खराब रिजल्ट से मुक्ति पाने के लिए, कि आप अपने जीवन में एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए, आशाएं ना करिए, उम्मीद ना करिए। किसी से कुछ उम्मीद बांध के काम करेंगे तो यह योग आपको ज़्यादा बुरा प्रभाव देगा। यह योग बताता है कि आप निष्काम मन से काम करिए, सिर्फ काम करिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए और कामनाओं से मुक्त रहिए, तो यह योग आपको पीड़ित नहीं करेगा। तीसरा सूत्र आपको देते हैं,
किसी बालक की पढ़ाई चल रही है, बालक छोटा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं 12वीं में है, कभी भी पढ़ाई के समय अगर शनि की 7.5 आती है पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करने के दौरान, तो पढ़ाई में ऐसे बालकों का मन कम लगता है, पढ़ाई में भटकाव रहता है और कभी कभी क्या होता है कि जो परिणाम आना चाहिए वह परिणाम मेहनत के बावजूद नहीं आ पाता है। यानी पढ़ाई के दौरान 7.5 का दुष्प्रभाव पढ़ाई पर अधिक पड़ता है। दूसरा, अगर शिक्षा के समय राहु की दशा चल रही हो, शिक्षा जब ग्रहण कर रहे हैं, स्कूलिंग चल रही है और उस समय राहु की महादशा है या अंतरदशा है, तो उतने समय तक भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा भी तो भी बहुत अधिक देर तक नहीं लगेगा। जो भी मेहनत करेंगे उसका आशातीत परिणाम नहीं आ पाता है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि कोई बालक घर में है जिसका पढ़ाई में मन कम लग पा रहा है, ध्यान कम लग पा रहा है, तो देखिए उसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जन्म कुंडली में ही चंद्रमा शनि के साथ हो या राहु के साथ हो, तो ये कारण यह हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो वर्तमान में अगर शनि की 7.5 चल रही हो या राहु की दशा चल रही हो तो वो कारण हो सकता है। जो भी कारण हो, जिस ग्रह के कारण से हो, उस ग्रह की वस्तुओं का दान करने से आपको लाभ मिल सकता है। किसी भी खराब ग्रह के लिए वस्तुओं का दान सबसे तेजी से असर करता है, इस चीज को हमेशा याद रखना है आपको। अगला योग आपके लिए है चंद्र केसरी योग। गज केसरी आपने बहुत सुना होगा, गुरु और चंद्रमा साथ में हो जाएं तो गज केसरी योग है। और अगर कहीं गुरु और चंद्रमा में से कोई एक लगन का मित्र भी हो गया तो गज केसरी का योग जो प्रभाव है यह बहुत ही सुंदर असर दे जाता है। इसी प्रकार से चंद्र केसरी योग होता है, यह चंद्रमा और शुक्र से बनता है। जब चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो और चंद्रमा बली हो, पक्ष बली हो, चंद्रमा में प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी का चंद्रमा हो और यह शुक्र के साथ हो अथवा शुक्र के सामने हो, दोनों एक दूसरे को देखें तो चंद्र केसरी योग बन जाता है। यह योग जीवन को भौतिक रूप से सुखी संपन्न बना देता है, व्यक्ति कलाओं में निपुण रहता है और व्यक्ति संसार में सांसारिक चीजों में प्रेम, सुख और आनंद ढूंढ लेता है और प्रसन्नचित होकर के जीवन जीता है। सारे भौतिक विलास, सुख, साधन, सुविधाओं के मिलने का भी योग रहता है। पारिवारिक जीवन को काफ़ी अच्छा बना देता है और ऐसे व्यक्ति के लिए स्त्रियां काफ़ी लकी होती हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों से बड़ा प्रेम, देखभाल और सहयोग मिलता रहता है, चाहे वो माता हो, बहन हो, प्रेमिका हो या पत्नी हो। स्त्री पक्ष ऐसे लोगों के लिए काफ़ी लकी हो जाता है। चंद्र केसरी में चंद्र का बल देखना बहुत ही आवश्यक होता है। अब एक योग और ले लीजिए। आपको लगता है कि आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी है, कुंडली में काफ़ी बल है, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, योग अच्छे बने हुए हैं, गज केसरी योग आपको दिख रहा हो, है राजयोग दिख रहा हो, ज़्यादातर अच्छे योग हैं। 1-2 खराब योग हैं लेकिन ज़्यादातर अच्छे योग हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जीवन में उस स्तर की सफलता, सुख और समृद्धि नहीं मिली है, तो यहाँ पे एक मैं नियम बताने चल रहा हूँ। देखिएगा कि कहीं आपकी कुंडली में यह योग तो नहीं है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं भी, लेकिन आपकी कुंडली के सूर्य और चंद्रमा दोनों पर, सन पर एंड मून पर, दोनों पर ही शनि का प्रभाव हो या राहु का प्रभाव होगा तो यह सारे अच्छे योगों के फल को खराब कर देता है। जैसे आपके पास विशुद्ध शुद्ध बहुत ही अच्छा दूध है, बाल्टी भर के है, पौष्टिकता प्रदान करने वाला है, अमृत है, लेकिन उसमें 1 बूंद पेट्रोल या मिट्टी का तेल सिर्फ उस पूरे दूध को खराब कर देता है। तो ये इसी प्रकार का योग होता है। अगर सूर्य चंद्रमा दोनों पर राहु का इन्फ्लुएंस है या शनि का है, साथ में हो या दृष्टि डाल रहे हो, तो समझ जाइए यह जीवन में काफ़ी परेशानी दे रहा है। ऐसे में आप उस शनि का और राहु का उपाय करेंगे
तब आपको आपके अच्छे योगों का फल मिल पाएगा और जीवन का जो मार्ग है, जहां पग पग पर आपको कांटे चुभ रहे हैं, उन कांटों की संख्या कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर जन्म कुंडली में कहीं भी राहु बैठा है और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है, ध्यान दीजिएगा, तीसरी दृष्टि की बात कर रहा हूं, कहीं भी राहु बैठा है, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा है, उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, तो आप देखिएगा आपके जीवन में आप बड़े बड़े काम तो करेंगे, लेकिन उन कामों से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, पूंजी आपकी डूब जाएगी, आपको लोग बेईमान मानने लग जाएंगे, जबकि आपने कोई बेईमानी नहीं की होगी, झूठे दोषारोपण आ जाएंगे और जीवन में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप घर में रहना पसंद करेंगे, बाहर निकलने में आपको डर और भय लग सकता है। ऐसे में आप याद भी करिए कि क्या कभी जीवन का कोई ऐसा कालखंड था जब आपको मरे हुए लोगों के सपने आते थे, सपने में सर्प दिखाई देता था, मंदिर दिखाई देता था, देवी देवता दिखाई देते थे। जिस समय यह स्वप्न आपको आता था उसी समय से जीवन में बाधाएं बध लग गई थी और जीवन में बंधन का योग लागू हो गया था। अगर राहु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि हो तो यह जीवन को बंधन में बांध देता है और स्वप्न के माध्यम से संकेत भी देता है। स्वप्न में कुत्ते का काटना, स्वप्न में नदी, पहाड़, झील देखना, स्वप्न में उड़ना, स्वप्न में जो है मंदिर दिखना, मरे हुए लोग दिखना, सर्प दिखना, ये सारी घटनाएं इस दोष के कारण से उत्पन्न होती हैं। अगर ऐसे स्वप्न आपको आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बंधन योग बनाता है, जिसके कारण से आपको ज़्यादातर कार्यों में असफलता और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसे योग के कारण मन में आत्महत्या तक के भी विचार आने लगते हैं। व्यक्ति डरा डरा सा, भयभीत हुआ सा रहता है, उसे लगता है कि समाज में कौन कब कहाँ निकल जाऊं, अपमानित कर दे, कोई प्रहार कर दे, कोई भरोसा नहीं रह जाता है। तो इस योग में राहु और शनि मुख्य भूमिका में होते हैं, जिसके लिए राहु और शनि के वस्तुओं का दान करके तो आप त्वरित राहत ले सकते हैं, लेकिन दीर्घ काल में, लॉन्ग टर्म में राहत लेने के लिए आपको राहु के मंत्रों का जाप करवाना चाहिए, केतु का करना चाहिए, नाग गायत्री मंत्र होता है, सर्प सूक्ति होता है, इनका पाठ वगैरह करके हवन करना चाहिए। शनि के मंत्र जाप और शनि के वस्तु का दान करने से इस दुर्योग से आप पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद कुंडली में जो अन्य अच्छे ग्रह होंगे वो आपके जीवन को धीरे धीरे इम्प्रूव कर देंगे। सूर्य और चंद्रमा राजकीय ग्रह होते हैं। सूर्य राजा है 9 ग्रहों में, चंद्रमा रानी है, इसलिए ये दोनों राजकीय ग्रह हैं। अगर आपका जो दशमेश है, दशम भाव से क्या देखते हैं, कार्य क्षेत्र को देखते हैं। दशम भाव हो या दशम भाव का स्वामी जो भी ग्रह हो, अगर इनके ऊपर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव आ जाए तो आपका जो कामकाज है, जो भी आपकी वर्किंग है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, सरकारी हो या कोई व्यवसाय हो, तो उसमें जो आपके सीनियर्स होते हैं, जहां से आपको मदद लेनी है, सरकारी अधिकारी हो गए, उन लोगों की मदद आपको भरपूर मिलती है। दशम भाव पर मान लीजिए सूर्य का प्रभाव हुआ, चंद्रमा का हुआ और आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या दशम भाव के स्वामी पर प्रभाव हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो आपके जो सीनियर्स होंगे, जो अधिकारी होंगे, जो बॉस होंगे ना, वो हमेशा आपको कोऑपरेट करेंगे। डांट दें, फटकार दें अलग चीज़ है, लेकिन जब बात आएगी आपके लाभ और हानि की तो आपके लिए कुछ भी हानि नहीं करेंगे। यह दशम भाव पर सूर्य चंद्रमा या दशमेश पर सूर्य चंद्रमा के प्रभाव के कारण से होता है। ऐसे लोगों के सरकारी नौकरी में भी जाने का योग रहता है। अब आपके डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी हुई एक जानकारी देते हैं, रोचक जानकारी। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, क्या वह आपके लिए धनकारी है, लाभकारी है कि नहीं है। आपका जो डेट है उसके दोनों अंकों को जोड़ लीजिए। अगर अंक एक ही है, 1 से 9 के बीच में, तब तो कुछ नहीं करना है। न्यूमरोलॉजी हमेशा 1 डिजिट में चलती है, यानी 1 से 9 के बीच में चलती है। अगर कहीं डबल डिजिट होता है तो उनको योग करके सिंगल डिजिट में कर लिया जाता है। तो आपकी जो भी डेट है, जैसे मेरी डेट है 12, किसी का ऐसे 10 होगा, किसी का 11 होगा, जो भी डेट है
दोनों अंकों को जोड़ लीजिए। दोनों अंकों को जोड़ करके सिंगल डिजिट में लाएंगे जब, तो 1 से 9 के बीच की कोई ना कोई गिनती मिलेगी, तो उसको मूलांक बोलते हैं। यानी आप अपने जन्म की तारीख का योग कर लीजिए। योग अगर किसी का 18 है डेट ऑफ बर्थ, तो 1 और 8 को जोड़ करके 9 कर देंगे। किसी का डेट ऑफ बर्थ 25 है तो 25 में 2 और 5 को जोड़ करके 7 कर देंगे, सिंगल नंबर पर लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर क्या देखना है, अगर आपका जो भी मूलांक आया हुआ है, अगर उस मूलांक का जो स्वामी ग्रह होता है, हर अंक के स्वामी होते हैं, अंक जो न्यूमरोलॉजी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई ना कोई ग्रह स्वामी होता है अंकों का। यहाँ पर कौन सा ग्रह किस अंक का स्वामी है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से आप उस ग्रह को देख लीजिए कि आपका जो मूलांक निकल के आया है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। अब क्या करना है आपको, जो भी ग्रह स्वामी निकल के आया है, अगर वह ग्रह आपकी लगन कुंडली में लग्नेश का मित्र होगा या लग्न पंचम नवम का स्वामी होगा, यानी त्रिकोण स्थानों का या तो स्वामी हो या लगन का मित्र हो, या फिर वह ग्रह त्रिकोण स्थान में ही बैठा हो, स्वामी भले ना हो त्रिकोण में बैठा हो, तो जो आपका मूलांक है यह आपके लिए काफ़ी भाग्य वृद्धिदायक हो जाता है। इसके अलावा अगर जो मूलांक आया है आपका, उसका जो ग्रह स्वामी निकल के आया है, अगर वह ग्रह धन भाव में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो, तो भी अच्छा है। कुल मिलाकर के क्या कह सकते हैं, जो मूलांक का स्वामी ग्रह आया है, अगर वह कुंडली में पीड़ित हुआ, नीच का हुआ, अस्त हुआ, विष नवमांश में हुआ, मृत्यु भाग में हुआ, पाप कर्तरी में हुआ, तो वह आपको आपके नाम का सही इस्तेमाल, आपके नाम का नहीं, आपके जन्म तिथि का सही सदुपयोग जीवन में नहीं होने देता। वहीं अगर वह ग्रह उच्च का हो, स्वाग्रही हो, लगन का मित्र हो, त्रिकोण का स्वामी हो, त्रिकोण में बैठा हो, धन भाव या लाभ भाव में बैठा होगा, तो यानी आपका मूलांक आपके लिए फेवर कर रहा है। इसी प्रकार से अगर आप तारीख को, महीने को और साल के सभी अंकों को जोड़ लेंगे तो भाग्यांक मिल जाएगा आपको। सिंगल डिजिट में लेकर के आना है। मान लीजिए टोटल अंक आपने कर लिया और आपका आ गया 65 आ गया, तो उसके बाद 6 और 5 को अलग अलग जोड़ेंगे, तो फिर से आपको जब 6 और 5 65 को जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 6 धन 5, फिर आ गया 11, फिर उसको सिंगल डिजिट में कर लेंगे, 1 1 2 कर लेंगे, यानी अंततः तब तक जोड़ते जाना है जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो जब डेट को, महीने को और वर्ष को तीनों को जोड़ करके अंत में सिंगल डिजिट में लेकर के आते हैं तो उसे भाग्यांक बोला जाता है। जो नियम मूलांक के लिए था वही नियम भाग्यांक के लिए भी है। भाग्यांक के लिए जो अंक आया उस अंक का स्वामी ग्रह कौन सा है इसे देख लीजिए। अगर वह कुंडली में ठीक बैठा हो, भाग्यांक अंक का स्वामी ग्रह अगर ठीक बैठा है तो आपका भाग्यांक अच्छा काम कर रहा है, यानी कुंडली के साथ साथ मूलांक और भाग्यांक भी अगर आपके फेवर में हो तो ज़्यादा लाभ आप ले सकते हैं, यानी डायरेक्शन एक हो जाती है। आपकी कुंडली अच्छी है, कुंडली में अच्छे योग हैं, मूलांक भी ऐसे ग्रह पे पड़ गया जो कुंडली में अच्छा है, भाग्यांक भी पड़ गया ऐसे ग्रह पे जो कुंडली में अच्छा है, तो आपकी कुंडली, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक सब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। वहीं अगर अपोजिट हो गया, कुंडली अच्छी है, मूलांक गड़बड़ हो रहा है, भाग्यांक गड़बड़ हो रहा, तो एक आपको आगे पुश करेगा तो एक आपको पीछे पुल करेगा, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो जो भाग्यांक का स्वामी ग्रह आया, अगर वह लगन का मित्र हो कुंडली में और ठीक ठाक स्थिति में हो, पीड़ित ना हो तो अच्छा है। वहीं अगर वह त्रिकोण स्थान में बैठा हो, पीड़ित ना हो तो अच्छा है। त्रिकोण का स्वामी हो, पीड़ित ना हो तो अच्छा है। द्वितीय और एकादश में बैठा हो, पीड़ित ना हो तो अच्छा है। पीड़ित हो गया तब गड़बड़ है, अगर वो भी 6 8 12 भाव में बैठ के पीड़ित हो रहा है तब ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो अगर मूलांक गड़बड़ हो रहा है, भाग्यांक गड़बड़ हो रहा है, तो मूलांक जो आया उसका जो स्वामी ग्रह निकल के आया कुंडली में, उसकी रेमेडी करके मूलांक के बल को बढ़ा सकते हैं। भाग्यांक जो
निकल के आया, अगर भाग्यांक पीड़ित हो रहा है कुंडली में, तो उसके स्वामी को सही करके भाग्यांक को भी दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये आज के कुछ विषय वस्तु रहे, उम्मीद है इनको आप आजमाएंगे और करेक्शन करेंगे अपनी कुंडली में और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।